नमस्कार साथियों, ओनली जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के जो पीवाईक्यू हैं उनका कर रहे हैं। इसकी 8 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियां। मार्क्स ने हीगल का खंडन करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण पदार्थ है, न कि चेतना। उत्पादन के साधन उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करते हैं और उत्पादन के संबंधों द्वारा सामाजिक घटनाओं का निरूपण होता है। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हीगल और मार्क्स ने। हेगेल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। हेगेल विश्व का अध्ययन सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। इस विकासवादी क्रिया को हेगेल ने द्वंद्वात्मक क्रिया नाम दिया। इस द्वंद्वात्मक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द डायलॉगो से हुई, जिसका अर्थ वाद विवाद करना होता है और जिसके फलस्वरूप संश्लेषण अर्थात संवाद की उत्पत्ति होती है। जो पहले के दोनों रूपों से भिन्न होता है। मार्क्स हेगल के द्वंद्वात्मक से प्रभावित था, परंतु उसने हेगल के आदर्शवाद की उपेक्षा किया तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके 3 अंग वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण या संवाद है। उदाहरणार्थ, यदि गेहूं के दाने पर द्वंद्ववाद का अध्ययन करें तो गेहूं को जमीन में गाड़ देने से उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। स्वरूप नष्ट हो जाएगा और एक अंकुरण प्रकट होगा और वह अंकुरण विकसित होकर पौधा बनेगा। उससे गेहूं के अनेक दाने उसमें गेहूं के अनेक दाने लगेंगे। यदि गेहूं का बीज वाद है तो पौधा प्रतिवाद, जो निरंतर बढ़ता रहता है, और पौधों से नए दाने का जन्म संश्लेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित विचारों में मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल। प्रश्न नंबर 24 है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। यह एक भ्रमक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दे पर पर्दा डालने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य शोषण का एक साधन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26।
मार्क्सवाद मानते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवाद राज्य को एक वर्ग संरचना मानते हैं। राज्य के अस्तित्व का कारण था पूंजीवाद प्रणाली के खिलाफ विद्रोह को दबाना तथा शोषण को स्थायी बनाना। उत्पादन के साधनों का स्वामी राज्य की शक्ति का प्रयोग कर सर्वहारा की क्रांति की संभावनाओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 27 है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रमशः इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 28 है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहता है कि इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने इतिहास के प्रत्येक चरण को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर व्याख्यायित किया है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास प्रथा व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और अंत में साम्यवादी व्यवस्था। निम्नांकित में कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनवाद की मूल सच्चाई पदार्थ है। मार्क्सवाद समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को माना है। विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुरूप पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पन्न करता है। पदार्थवाद और प्रतिवाद का संश्लेषण संवाद के रूप में हो जाता है। पुनः संवाद भी अपने आंतरिक विरोध के चलते प्रतिवाद को जन्म देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पदार्थ अपने सर्वोच्च स्थान को ग्रहण न कर ले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यदमात्यम। यदमात्यम की नीति का संबंध उदारवाद से है जबकि अन्य सभी सिद्धांतों का संबंध मार्क्सवाद से है। मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं निम्न हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और आंतरिक मूल्यवाद, मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा और क्रांति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो इसका सही जवाब बनेगा हस्तक्षेप। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा वैज्ञानिक समाजवाद का। निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित है जिसके प्रमुख व्याख्याकार मार्क्स थे। यह उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के प्रत्येक चरण में जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता वही लोग राजनीति, विचारधारा, संस्कृति और शिक्षा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूंजीवाद एवं सामंतवादी प्रणाली में आर्थिक आधार की भिन्नता की वजह से दोनों की राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का स्वरूप भी भिन्न होता है।
सांस्कृतिक संस्थाओं का स्वरूप भी भिन्न होता है। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के विचारों का स्रोत अनेक विचारकों से ग्रहण किए गए थे। अपने आंग्ल समाजवादियों तथा अर्थशास्त्रियों से भी काफी सीखा था। थॉम्पसन, हॉक्सकिन हॉक्सकिन तथा अन्य आंग्ल समाजवादियों का यह विचार था कि श्रम मूल्य का एकमात्र स्रोत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो की देन है। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। लेनिन ने सर्वहारा की तानाशाही या अधिनायकवाद को मार्क्सवाद का सार माना है। लेनिन के अनुसार समाजवादी क्रांति से सर्वहारा का अधिनायक तत्व स्थापित होगा। यह व्यवस्था उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखेगी और अपनी सारी शक्ति तथा राज्य के सब संसाधनों का प्रयोग इस तरह करेगी जिससे पूंजीवाद के अवशेषों को मिटाया जा सके, प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को कुचला जा सके और सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम की अनिवार्यता बनाकर प्रौद्योगिकी को इतना उन्नत किया जा सके कि श्रम की उत्पादन क्षमता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किसे मार्क्सवाद का लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी दल का सिद्धांत। मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करने, नेतृत्व करने तथा क्रांति वर्ग की ज्वाला को बनाए रखने के लिए लेनिन ने दल के महत्व को स्वीकार किया तथा सोवियत रूस से क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन किया और वर्ष 1917 में ज़ारशाही को उखाड़ फेंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तत्व के दौरान उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अच्छाई के लिए। सर्वहारा के अधिनायक तत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो सर्वहारा वर्ग के साथ में होगा, किंतु उसका प्रयोग सामाजिक भलाई के लिए होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य होगा कि प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मार्क्स ने पार्टीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। मार्क्स ने पट्रीसियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा रचित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अनुसार सभी वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में विभिन्न वर्ग जैसे फ्रीमैन, स्लेव, पार्टीशियन, प्लेबियन, लॉर्ड सर्फ, गिल्ड मास्टर, जर्नीमैन के माध्यम से हुआ था। शोषक एवं शोषित के मध्य यह संघर्ष कभी दृश्य कभी अदृश्य रूप में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो समाज का पुनर्निर्माण होता है या दोनों ही वर्गों का विनाश होता है।
प्रश्न नंबर 39 है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, माओ। सतत क्रांति या निरंतर क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया। माओ के अनुसार क्रांति कोई अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि वह केवल अभिष्ट दिशा में प्रगति का एक चरण है। आर्थिक मोर्चों पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। अतः समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्रांति की प्रक्रिया है, जिसमें कभी कोई ढील नहीं दी जा सकती। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माओ किसानों को साथ लेकर मार्क्सवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करता रहा। चीन के गांव में विद्रोही किसानों को एकजुट करते हुए जिसने चीनी सोवियत रिपब्लिक की नींव रखा। लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा माओ त्से तुंग को। माओ त्से तुंग को। लोक युद्ध का सिद्धांत माओ त्से तुंग की अपनी विशिष्ट एवं मौलिक संकल्पना है। इसके अंतर्गत माओ ने सेना व हथियारों की तुलना में जनता को अधिक महत्व प्रदान किया। माओ के अनुसार युद्ध में हथियार का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्य द्वारा किया जाना है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। लोक युद्ध को सफल बनाने के लिए वह गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पर अत्यधिक बल देता है। जो साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, माओ। चीन में सर्वाहार क्रांति को स्थायी बनाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति लाने का श्रेय माओ को जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य माओवादी विचारधारा को चीनी समाज में स्थापित करना तथा प्रतिक्रियात्मक विचारों का दमन करना था। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की। मार्क्स ने पूर्व से प्रचलित बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके तर्कबद्धता उत्पन्न की। उसने न केवल एक प्रणाली के रूप में संगठित किया, बल्कि उसे एक आक्रामक सिद्धांत बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद एवं अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इसी संदर्भ में लास्की ने कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन ने स्टे एंड रिवॉल्यूशन में। लेनिन ने वर्ष 1917 में लिखी अपनी पुस्तक राज्य की क्रांति स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में
श्रमिक की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन 1918 में लिखी अपनी पुस्तक प्रोलेलरिएट रिवॉल्यूशन एंड रनीगेड काउत्स्की में उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधी विस्तृत विवेचना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। प्रश्न नंबर 46 है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद है, तो इसका सही जवाब बनेगा पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने इस अवस्था का विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध कृति इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अभिव्यक्ति मानते हैं। लेनिन ने वर्ष 1902 में हाइट इज टू विन, अब हमें क्या करना है की रचना किया, जिसमें अपने सैद्धांतिक विचारों का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है 47। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। प्रश्न नंबर 48 है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर मार्क्स का विश्वास था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, संपूर्ण इतिहास को वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया। मार्क्स का राष्ट्रवाद का विरोधी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मार्क्स का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ द दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आदि हैं। दास कैपिटल को श्रमिकों का धार्मिक बाइबल ऑफ द वर्क इन क्लास तथा धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाज एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं, इसका कोई सही जवाब नहीं दिया है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए प्रश्न की प्रकृति के आधार पर किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। जनतंत्रीय समाजवाद राजनीतिक समानता पर अधिक जोर देता है, जबकि मार्क्सवाद समाजवाद आर्थिक समानता पर अधिक जोर देता है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स तथा एंजल्स। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। इसके अतिरिक्त चार्ल्स फ्यूरिये, सेंट साइमन, थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन आदि काल्पनिक समाजवाद के संस्थापक कहे जाते हैं। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। इनमें कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है, तो इसका सही जवाब बनेगा कार्ल मार्क्स। मार्क्स सिद्धांत इसका समर्थन करता है, तो इसका सही जवाब बनेगा साम्यवाद।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 54 है, हरेक ने अपनी क्षमता के अनुसार हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन, राज्य और क्रांति के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करते हुए लिखा है, समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक में अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार। परंतु साम्यवाद के उन्नत दौर के अंतर्गत जब उत्पादन की शक्तियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं, व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, साम्यवाद के दौरान में सभी लोग कामगार होते हैं, इसलिए समाज वर्गहीन हो जाता है। साम्यवाद के युग में उत्पादन की नीतियां संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, किसी वर्ग के निजी लाभ के लिए नहीं बनाई जाती हैं। साम्यवाद के दौरान में सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है और प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 55 है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद से। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 57 है, किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मूलतः रिकार्डो के मूल्य का श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से प्रभावित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है। प्रश्न नंबर 59 है, अधिशेष मूल्य का मतलब है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रिकार्डो। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स।
मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब बनेगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जनतंत्र जनवादी लोकतंत्र पीपुल डेमोक्रेसी की अवधारणा का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय चीन के साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग को जाता है, जिन्होंने मार्क्सवाद को एशिया की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। जनवादी लोकतंत्र में सरकार के अंग के रूप में कुछ बुर्जुआ पेटी, बुर्जुआ किसान और सर्वहारा वर्ग रहते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो उन तीनों से अलग है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी समाजवाद। समाजवाद मूलतः अपने प्रारंभिक में काल्पनिक था, लेकिन बाद में मार्क्स एवं एंजल ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में रूपांतरित कर दिया। वैज्ञानिक समाजवाद उदारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। उदारवाद, व्यक्तिवाद व बहुलवाद तीनों एक ही धारा के विविध रूप हैं। उदारवाद के ही भीतर से आगे चलकर विकासवादी समाजवाद की धारा निकली, जिसमें वर्नस्टीन जैसे संशोधनवादियों का योगदान रहा। नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य का समर्थक करता था, तो सकारात्मक उदारवाद व्यक्तियों के हित में राज्य के हस्तक्षेप का पक्षधर था। समाजवाद राज्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जिसके माध्यम से पूंजीपतियों को नष्ट करके क्रमशः राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। प्रश्न नंबर 66 है, विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड बर्नस्टीन। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने किया था, जो एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी एवं सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। रॉबर्ट ओवन द्वारा लिखित पुस्तकें क्रमशः ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड एवं द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस हैं। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन। प्रश्न नंबर 70, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट डहेल। उपरोक्त कथन रॉबर्ट डहेल का है, किसी भी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान का समग्र रूप समझने तथा उसका भविष्य में विकास एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है, परंतु वर्तमान स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है।
इसी संदर्भ में डहल ने कहा कि आंगलवासी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यंत्र मर रहा है। ज्ञातव्य है कि डेविड स्टन तथा कोवेन भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। मार्क्स और एंगल्स की मृत्यु के बाद लेनिन ने मजदूर आंदोलन के भीतर सभी विजातीय विचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वहारा अधिनायकवाद की सर्वोच्चता पर लगातार बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति में लिखा है कि केवल वही मार्क्सवादी कहला सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्वीकृति तक ले जाता है। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एक कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा जॉर्ज एच सेवाइन। जॉर्ज एच सेवाइन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी 1973 में लिखा कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है लेनिन की पुस्तक का नाम है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साम्राज्यवाद की व्याख्या करते हुए उसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का अन्य सभी कथन मार्क्स ने व्यक्त किए हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन व्यक्तियों को जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ सिद्धांत सिद्ध होता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स का कथन है कि मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा। मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को एक हो जाओ का नारा दिया। मार्क्स के अनुसार बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। ये कथन किसका है? इसका सही जवाब बनेगा कार्ल मार्क्स। निम्न में किसने का धर्म के लोगों के लिए अफीम निम्न में किसने का धर्म को लोगों के लिए अफीम है या अफीम कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा कार्ल मार्क्स। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? इसका सही जवाब बनेगा माओ त्से तुंग का। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन माओ त्से तुंग का है। माओ त्से तुंग को मार्क्सवाद का यूरोपीय से एशिया रूप देने के लिए जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, माओ ने लंबी छलांग 1958 से 60 सैकड़ों फूलों का अभियान और महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए।
माओ की प्रमुख रचनाएं क्रमशः ऑन कंट्रडिक्शन, न्यू ड्रीम डेमोक्रेसी, ऑन कोलिजन गवर्नमेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। माओ द्वारा दिए गए सिद्धांत में प्रमुख अंतर्विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांतिकारी की अवधारणा, असंगति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत और जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत आदि हैं। अगला प्रश्न है 77। निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, माओ त्से तुंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चुनिए। आइए इसका सही मिलान देखते हैं। माओ त्से तुंग सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। मॉन्टेस्क्यू, राज व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों, संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेड़ियां हैं और पाने को पूरा संसार। लेनिन, वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि वे जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध ना दिया जाए। अगला प्रश्न है 79। निम्न में किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट हो जाने की अपील की है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। विश्व के श्रमिक एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स। किसने कहा था हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा मार्क्स। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को निर्णायक बताते हुए कहते हैं कि हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीनों से निर्मितवादी वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। निम्न में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जेम्स बरहम। जेम्स बरहम अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। 1930 के दशक में बरहम एक प्रमुख ट्रॉट्स्कोइस्ट कार्यकर्ता थे। बाद के वर्षों में मार्क्सवाद छोड़ दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद के विचारों को सम्मिलित किया। अगला है 83। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचना है जिसे वर्ष 1848 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन्होंने लिखा कि अब तक की सभी समाजों का इतिहास वर्ग
संघर्ष का इतिहास रहा है। इसी पुस्तक में मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी की है। इसी में मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, अपनी बेड़ियों और दास्ता के सिवाय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स की अन्य रचनाएं द पुअरिटी ऑफ फिलोसफी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, सिविल वॉर इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब बनेगा मार्क्स। प्रश्न नंबर 86 है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखता है कि सभी अभी तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स ने अपने मार्क्स ने इसमें कुल 5 अवस्थाओं की बात की है, जिसमें प्रारंभिक आदिम साम्यवादी अवस्था तथा अंतिम साम्यवादी की अवस्था को छोड़कर अन्य 3 अवस्थाओं में वर्ग विद्यमान रहे तथा उनके बीच संघर्ष चलता रहा। दास व्यवस्था में स्वामी तथा दास के मध्य सामंत व्यवस्था में सामंत तथा कृषक के मध्य तथा पूंजीवादी व्यवस्था में बर्जुआ बर्जुआ एवं सर्वाहार के मध्य संघर्ष विद्यमान रहा। इस प्रकार मानव इतिहास कुछ नहीं अपितु वर्ग संघर्ष की कहानी मात्र है। वर्ग व्यक्तियों के इस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण रहित एक हों। बर्जुआ वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत वह वर्ग जो सामाजिक उत्पादन के प्रमुख साधनों, भूमि, कल कारखानों, कच्चे माल के स्रोतों इत्यादि पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर लेता है अतः यह पूंजीपति वर्ग का पर्याय है। सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों का वह विशाल वर्ग धन जो जन साधारण की श्रेणी में आता है अतः यह कामगार वर्ग वर्किंग क्लास का पर्याय है। इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, यह केवल अपनी श्रम शक्ति के बल पर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होता है। प्रश्न नंबर 87, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नाक्रुमा। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन नाक्रुमा का है। नाक्रुमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। घाना ने इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी। नाक्रुमा रूस के क्रांतिकारी लेनिन के अनुयायी थे। इन्हें अफ्रीका का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन की भांति इन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम नव उपनिवेशवाद साम्राज्य की अंतिम अवस्था रखा। ज्ञातव्य है कि लेनिन ने उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद का उच्चतम चरण कहा है। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर ए मैक्सी। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। यद्यपि मार्क्स से पहले अनेक ब्रिटिश तथा फ्रेंच विचारक थे जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। इनमें फ्रांस के नायल बाफेक, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और इंग्लैंड में जॉन डी सेसमेंडी, विलियम थॉम्पसन तथा रॉबर्ट ओवेन प्रमुख थे। लेकिन मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या कर उन्हें वैज्ञानिकता प्रदान की। मार्क्स के विचार इतने प्रभावी हुए कि विश्व दो शिविरों में बट गया। कार्ल मार्क्स का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी ने लिखा कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों लोग ईश्वर की भांति पूजते हैं और लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। प्रश्न नंबर 89 है। मार्क्सवादी समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य, तो इसका सही जवाब बनेगा आवश्यक है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य अर्थात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य बना रहेगा, लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य एक साधन है। इसका अभिष्ट साध्य समाजवादी साम्यवादी समाज है। समाजवादी व्यवस्था में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए मार्क्सवाद बर्जुआ वर्ग के ही शस्त्र राज्य से इस वर्ग को खत्म करने की बात करता है। प्रश्न नंबर 90 है। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। मार्क्सवाद न्याय संगत समाज, उत्पादन व वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है और सब साम्यवाद में ही संभव है और यह सब साम्यवाद ही में ही संभव है। प्रश्न नंबर 91 है। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया। इसके पहले मार्क्स एंजेल्स व लेनिन का विचार अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता था, लेकिन स्टालिन ऐसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक व राजनेता था जिसने एक देश में समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा क्रांति के अंतरराष्ट्रीयवाद की चाहत कम होती गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्टालिन द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें क्रमशः अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद एवं राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्याएं आदि हैं। एंटोनियो ग्रामी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक मार्क्सवाद के सिद्धांतकार एवं प्रचारक थे। ग्राम्सी ने जेल में रहते हुए प्रिजन नोटबुक्स की रचना की। ग्राम्सी ने प्रभुत्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डोमिनियंस एवं नागरिक समाज की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी प्रस्तुत की। इसके माध्यम से इन्होंने
अधिसंरचना सर्वाहार वर्ग और बुद्धिजीवी समुदाय के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल की। फिदेल कास्त्रो क्यूबा की क्रांति के जनक रहे तथा वर्ष 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री तथा वर्ष 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए चीन की 6वीं सदी ईसवी ईसा पूर्व के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस के चीनी समाज में व्याप्त विचारों व मान्यताओं को उखाड़ फेंका। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के अपने आंदोलन के दौरान वर्ष 1973 में क्रिटिसाइज लिन बियाओ क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया, जो वर्ष 1976 तक चला। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास व संस्कृति की माओवादी व्याख्याएं की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा लेनिन। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, कथन रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का है। लेनिन ने एक कथन कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखे एक निबंध में कहा था। इसके पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी पार्टी का घोषणा पत्र में लिखा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, वर्किंग मैन हैव नो कंट्री। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लेनिन का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती। लेनिन ने कहा कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं और साथ ही साथ कभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। कार्ल मार्क्स के अनुसार कुछ विद्वान निम्नलिखित कार्ल मार्क्स के कुछ कथन निम्नलिखित हैं। मार्क्स का कथन है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रसदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह, तथा दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय अपनी जंजीरों के। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्रांतियां इतिहास के इंजन हैं। प्रश्न नंबर 94 है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो इसका सही जवाब बनेगा श्रमिक। अपने आधुनिक स्वरूप में समाजवाद का उद्भव 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। एक व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया एवं प्रगतिशील आंदोलन है। यह पूंजीवादी का विरोधी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है। इसका संबंध मुख्यतः श्रमिक वर्ग से है। प्रश्न नंबर 95 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसकी सीधा सही मिलान देखते हैं। विकासवादी समाजवाद से संबंधित बर्नस्टीन है, वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित कार्ल मार्क्स हैं, काल्पनिक समाजवाद से सेंट साइमन है और अराजकतावाद से संबंधित क्रेपोटकिन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसका भी सही मिलान देखते हैं। रॉबर्ट ओवेन काल्पनिक समाजवादी से संबंधित हैं, हर्बर्ट मर्क्यूज
नव वामपंथ से संबंधित हैं। थियोडोर आडोरनो क्रिटिकल थियरी से संबंधित हैं। जीडीएच कोल फेविनवाद से संबंधित हैं। फेवियनवाद से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 97 है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से की गई थी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। समाजवाद को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, इसलिए इनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। प्रश्न नंबर 98, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद में। समाजवाद व्यक्तिवाद उदारवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। यह पूंजीवाद विरोधी तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है और व्यक्तियों के माध्यम आर्थिक समानता का प्रबल पक्षधर है। परंतु मार्क्सवाद के अंतर्गत समाजवाद का एक विशेष अर्थ है। जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीवाद को धराशायी कर देता है और उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सर्वहारा का स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर देता है, तब समाजवाद अस्तित्व में आता है। इस अवस्था में राजनीतिक शक्ति के बल पर पूंजीवाद के अवशेष तत्वों को नष्ट किया जाता है, जिससे वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रश्न नंबर 99, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। श्रेणी समाजवाद का विकास ब्रिटेन में हुआ। इसके अनुसार राज्य संप्रभु होगा, सभी व्यक्तियों का स्रोत होगा, सभी शक्तियों का स्रोत होगा, किंतु वह उसका उपभोग नहीं करेगा। वर्ण शक्तियों का प्रयोग विभिन्न आर्थिक श्रेणियां करेंगी। श्रेणी समाजवादी व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र परिवर्तनों का। फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तनों का समर्थक नहीं था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि इन्होंने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। उनकी प्रेरणा का स्रोत कार्ल मार्क्स नहीं अपितु जे.एस. मिल है। फेबियनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फेबियन पूंजीवादी विरोधी तथा समाजवाद समर्थक है। फेबियन श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्वक लाना चाहते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति विरोधी थे, लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। फेबियन क्रांति तथा हिंसात्मक तरीके के विरोधी थे। फेबियन वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी थे। ये मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते। इनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फेबियन समाजवाद
यह फेबियनवाद का उद्भव वर्ष 1884 में इंग्लैंड के 10-12 व्यक्तियों द्वारा फेबियन सोसाइटी के गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस संगठन का नाम इन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियो फेबियास के नाम पर रखा। फेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास यह था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धांत की जगह फेबियन विचारकों ने युक्त तर्क वितर्क की पद्धति अपनाई, जिसे अपना प्रभाव दिखने में समय लगता है। इन्होंने भाषण देकर एवं इश्तिहार छपवाकर समाजवाद का प्रचार किया, जिसे अतः प्रवेश की संज्ञा दी गई। फेबियनवाद मुख्यतः धर्म मध्यवर्गीय आंदोलन था, जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। प्रश्न नंबर 102 है, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फेबियनवाद का। फेबियन सोसाइटी के प्रभाव के अंतर्गत जिस उदार शांतिपूर्ण विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास हुआ है, वह दूसरे देशों में भी विकसित हुआ है। इसके प्रमुख सिद्धांतों की अभिव्यक्ति अनेक लेखकों की रचनाओं द्वारा हुई है, जिनमें से जर्मनी के बर्नस्टीन, फ्रांस के जीन जारेस, बेल्जियम के एडवर्ड एनसीन आदि हैं। प्रश्न नंबर 103 है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद का उदय 20वीं सदी में प्रारंभ में इंग्लैंड में हुआ। यह मूलतः फेबियन आंदोलन की एक शाखा थी। इसे गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के श्रम संघवाद तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। यह स्पष्टतः मार्क्सवाद का विरोधी है। यह कार्ल मार्क्स के सभी प्रमुख सिद्धांतों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकवाद, राज्य का लोप का विरोधी है। यह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है। एजे पेंटी, ए आर ऑरेंज तथा एस जी हॉब्स इसके प्रमुख विचारक हैं। सैंडी के लिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद की कार्य पद्धति में आम हड़ताल, औद्योगिक तोड़फोड़, बहिष्कार, धीरे धीरे कम करनी, सुस्ती, लापरवाही तथा गलत लेबल लगाना प्रमुख है। ये अपनी कार्य पद्धति को सांकेतिक नाम केकनी देते हैं। समाजवाद एक टोप के समान है, जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा CEM जोड़। समाजवाद एक टोप के समान है, जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ये कथन CEM जोड़ का है। समाजवाद आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा और इसकी लोकप्रियता ने इसे ही बहुत हद तक अनिश्चितता का रूप प्रदान कर दिया है। इसी संदर्भ में
जोड़ ने उपरोक्त तथ्य कहा कि समाजवाद मनुष्य की समानता तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में एक प्रगतिशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। समाजवाद से संबंधित परिभाषाएं। रॉमजे मेयोर समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। रैमजे मैकडोनाल्ड समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियां एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। अगला प्रश्न है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, ये कथन है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ई.जी. जोड़का। प्रश्न नंबर 7, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, ये कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके द्वारा दिए गए एक भाषण में इस प्रकार की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 108 है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये कथन निम्न में से किसका है? इसका सही जवाब बनेगा बर्नार्ड शाह। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटेन के फेबियन सोसाइटी के प्रमुख विचारक थे। ये समाजवादी फेबियन विचारक के साथ साथ मशहूर लेखक भी थे। मैन एंड सुपरमैन तथा पिगमेलियन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 109 है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवेन। वर्तमान में समाजवाद सबसे लोकप्रिय शब्द। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारधारा के विरुद्ध भावों और प्रदर्शित करने के लिए किया गया। 1835 में रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय में समाजवाद और समाजवादी शब्द का बहुधा प्रयोग किया। ज्ञातव्य है कि रॉबर्ट ओवेन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में प्रमुख हैं जिसने प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ओवेन के विचार उनकी पुस्तक ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी तथा द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड में देखे जा सकते हैं। द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड। प्रश्न नंबर 110 है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वाहार वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ये कथन है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन का। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टन ने। लेखक और विचारक एच.बी. एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। प्रश्न नंबर 112 है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा रॉमजे मियोर ने। समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। यह बदलते हुए आर्थिक तथा सामाजिक
आवश्यकताओं के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है। समाज के इस परिवर्तनशील स्वरूप को दृष्टि से रखते हुए रैमजे मेयोर ने कहा कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्ति संपत्ति के हित के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज को सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी तथा अनर्जित आय और आय संबंधी भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन तथा उसकी प्रगति योजनाबद्ध होगी और सब लोग सबके हित के लिए जिएंगे। प्रश्न नंबर 113, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स एक जर्मन समाजशास्त्री एवं दार्शनिक थे। एंगेल्स ने कहा कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। द स्टेट इज नथिंग मोर देन ए मशीन। प्रश्न नंबर 114 है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से किसी से भी नहीं। लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट में व्यक्तिगत संपत्ति को श्रम सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया है। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं था, किंतु जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता था तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती थी। इसी आधार पर भू के स्वामित्व का खंडन कर सामंतवाद की आलोचना की और जो कि समाजवाद का आधार बन गया। साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।